हाँ तो प्रिय साथियों, आपने पिछली वीडियो में अपनी जो द सेवन एजेस ऑफ मैन थी उसका पार्ट फर्स्ट देखा, द सेवन एजेस ऑफ मैन। जैसा कि आप जानते हैं, ये पॉइंट जो है एक ब्रिलियंट पोएट और ड्रामेटिस्ट ने लिखी है जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। आपने देखा कि इस पॉइंट में सेवन एजेस को डिफरेंशिएट किया है कि किस तरह से एक पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग्स जब से जन्म लेता है तब से लेकर के डेथ तक कितनी एजेस और स्टेजेस के थ्रू गुजरता है। तो आज हम देखेंगे, आपने पिछली वीडियो में देखी होंगी, देखो पहले इन्फेंसी आपने देखी, शिशु यानी शैशव अवस्था, फिर आपने स्कूल बॉय देखी, फिर लवर एज देखी, फिर सोल्जर एज पर हमने अपनी पिछली वीडियो को एंड किया। आज हम अपनी जो रिमेनिंग 3 स्टेजेस हैं या रिमेनिंग 3 जो एजेस हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, मैं स्ट्रेंजर लिख रहा हूं, एंड देन द जस्टिस in fair round valley, with good cap on line, with eye severe and beard of formal cut, full of white saws and modern stances, and so he plays his part. ठीक है, ये है हमारा जो आपका ये 5th एज है और ये स्ट्रेंजर नंबर 6 है। तो देखिए, पहले तो इसकी वोकैब देखते हैं। जस्टिस का मतलब आप जानते हैं, जज होता है, न्यायाधीश जिसे हम कहते हैं न्यायाधीश। और सेकंड लाइन में देखेंगे फेयर राउंड। फेयर मानी वैसे तो साफ सुथरा गोरा सब होता है, लेकिन जब देखो ये एडजेक्टिव से पहले लगता है, जैसे राउंड गोल होता है और गोल एक एडजेक्टिव है, तो जब ये एडजेक्टिव से पहले लगता है तो फेयर का अर्थ होता है बहुत, वेरी, ये बहुत है। इसके बाद बेली यानी पेट होता है। अब पेट का मतलब जानते हैं, पेट वो नहीं होता जैसे आगे से पेट का मतलब होता है साइड से, यानी कि यहां से जो है बेली उसका बढ़ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि साइड पार्ट्स ऑफ स्टमक, है ना। इसके बाद हम देखेंगे विद गुड, इसमें दोनों कोई वर्ड ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। कैप ऑन देखेंगे, कैप ऑन क्या होता है, देखो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है कैप और एक है ऑन। कैप यानी टोपी होती है, टोपी को हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है टर्बन, पगड़ी। और ये ह्यूमन बीइंग्स पर यानी मानव पर तो ये पगड़ी होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एक मुर्गा देखा होगा आपने, मुर्गे के ऊपर जो है लगी होती है इस तरह से, मोर के ऊपर भी होती है। और ऐसे ही जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है तो यहाँ से क्या है, बाल साफ होते जाते हैं, और यहाँ से बाल साफ होते हैं तो बीच बीच में से बाल रह जाते हैं, या कभी बीच में साफ हो जाते हैं, यहाँ से रह जाते हैं, तो उसको भी हम कैप ऑन कहते हैं। तो वो ये पगड़ी नहीं है, मतलब हर कोई इंसान या हर कोई आदमी, जैसे चलो पुरुष की बात करें तो पुरुष तो पगड़ी पहन लेगा, महिला थोड़ी पहनेगी। तो इसीलिए हम क्या करें कि पगड़ी ने मान के इसको हम मानेंगे बालों का एक कट, हेयर कट कहेंगे, इसको हम हेयर कट कहेंगे, हेयर कट, ठीक है ना। और लाइन मानी धारीदार, लाइन होती है कतार, धारीदार, तो जैसे मतलब एक धारी में ये हमारी हेयर कट रहेगी। आईज यानी आंखें, सीवियर यानी होता है गंभीर का मतलब अपन यहाँ लेंगे सिंसियर, ले लो, SINCERE, सिंसियर लुक देने लगता है वो। बियर्ड यानी दाढ़ी हो गई, फॉर्मल कट, फॉर्मल यानी औपचारिक कट वाली शेप। इसके बाद फुल ऑफ वाइज यानी होता है बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, ये हो गया इंटेलेक्चुअल। अच्छा, आपको पता है कि सॉ जो होता है SAW, सॉ, आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि सॉ जो है सी की सेकंड फॉर्म होती है ना। सी यानी देखना, सॉ सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। लेकिन सॉ एक नाउन होता है, जब नाउन होता है तो इसका मतलब होती है कुल्हाड़ी,
ठीक है। और जब इसमें एस लग जाता है तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, और जब ये प्लूरल नाउन बनता है तो इसका अर्थ हो जाता है कहावतें। कि सर ये ऐसे कैसे होता है? जैसे कि देखो, अगर हम बात करें कस्टम और एक बात करें कस्टम्स, ठीक है ना, तो कस्टम यानी तो क्या होता है? रिवाज, है ना, और कस्टम्स यानी होते हैं कर, टैक्स लगते हैं ना, लेवी टैक्स। तो ऐसे एक शब्द में जैसे मैनर, मैनर एम ई डबल एन ई आर, मैनर यानी तरीका, और एम ई डबल एन ई आर एस मैनर्स यानी व्यवहार, बिहेवियर। तो ठीक वैसे ही सो सेकंड फॉर्म भी होती है, जब वर्ब के रूप में होती है तो उसका अर्थ देखा हो जाता है, जब नाउन के रूप में होती है तो इसका अर्थ कुल्हाड़ी होता है, और जब ये एस लग जाता है प्लूरल बन जाती है तो इसका कहावतें, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, डिक्टम्स, है ना, ये हो जाती है सारी कहावतें। मॉडर्न आधुनिक इंस्टेंसेस होते हैं एग्जांपल्स, उदाहरण, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और वो इस तरह से अपनी भूमिका को निभाता है। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग बड़ा प्यारा सा मीनिंग है, देखिए ये आपकी पांचवी अवस्था है, आपकी मतलब सबकी, हमारी भी और आपकी भी। अब आते हैं जस्टिस एज पर, यानी न्यायाधीश। मतलब अब सोल्जर एज निकल चुकी है, रिस्क लेना खत्म, अब परिवार हो गया हमारा। अब परिवार में क्या होगा, हम बड़े न्यायाधीश की तरह जज करने लगते हैं हर चीज को, हर चीज पर अपना निर्णय देने लगते हैं, ये सही है, ये गलत है। Here we are able to judge that is right or that is wrong. यहाँ पर हम जज करने के योग्य हो जाते हैं कि ये सही है और ये गलत है। In fear round valley, और हमारा थोड़ा सा बहुत गोल मटोल सा वैली हो जाता है, यहाँ से हम थोड़े से फूल जाते हैं। With good cap on line, और हमारे बाल भी जाने लगते हैं, यानी हमारे बाल पर धारियां आने लगती है, बाल कमजोर पड़ने लगते हैं और एक पगड़ी टाइप से हमारे हो जाती है। इसको भावात्मक सेंस में इस तरह से ले सकते हैं कि इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, क्योंकि पगड़ी हम किसके ऊपर रखते हैं? जब किसी इंसान को जिम्मेदारियां देनी होती है तो हम पगड़ी उसके ऊपर रख देते हैं। हमारे भारतीय एक कस्टम भी है, इंडियन कस्टम है, वो कस्टम ये है कि जब किसी के पिताजी एक्सपायर होते हैं तो उसके बेटे पर पगड़ी रखी जाती है। तो मतलब पिताजी जो परिवार का अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चल रहे थे, अकाउंटेबिलिटी लेके चल रहे थे, वो पूरी अकाउंटेबिलिटी किसको वहन करनी है? बेटे को वहन करनी है। तो हम ये भी ले सकते हैं कि जस्टिस एज में आते ही इंसान को अपनी जिम्मेदारियां वहन करनी पड़ती है। विद आई सीवियर, अब उसकी आंखों में वो छैलापन नहीं रहता जो लवर एज में था, वो ईगो भी नहीं रहता, अहम भी नहीं रहता जो उसकी सोल्जर एज में था। अब वो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, और जो उसने वो पहले जो शेप वाली दाढ़ी रख रखी थी ना तेंदुए जैसी, अब वो उसकी फॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल एक दाढ़ी रखने लगता है, उस पर कोई एक्स्ट्रा लुक नहीं आता। फॉलो बाय सॉज, और जब भी कोई स्टेटमेंट बोलता है तो बड़े इंटेलेक्चुअल कथन बोलता है वो, मतलब अब जो भी बात करेगा बड़ी बौद्धिक बातें करेगा, उसकी बातों से अनुभव झलकेगा, एक्सपीरियंस झलकेगा, तो वो ऐसा लगेगा कि वास्तव में उसकी जो बातें हैं, हर एक बातें आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। एंड मॉडर्न स्टेंसेस, और अब वो जो भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता है वो बड़े आधुनिक होते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वो अपनी भूमिका को निभाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा उसके बारे में हम जस्ट a few minutes later बात करेंगे, लेकिन पहले इसको इंग्लिश में सुन लो। In this stanza, William Shakespeare wants to say that in the fifth age, a human being just plays the part of a justice. Now he becomes prudent, and he starts thinking what is right and what is wrong. And there is some physical change in his body as well. He starts having some fair round belly, and starts having responsibilities to carry on his family, and he looks very sincere and serious, and he has a very formal look like formal beard, and whenever he speaks very simple and outgoing statements and outstandard proverbs that are very useful in human life, and whenever he gives examples they prove very modern or latest, and this way he plays his part. Okay dear friends, अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन किस तरीके से इसके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसके क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, पहला अगर जो से छोटा क्वेश्चन पूछे आपसे 1 नंबर का, तो पूछेगा which is the fifth age of a man's life, आदमी के जीवन की 5वीं अवस्था कौन सी है। और अगला पूछेगा हाउ डज अ जस्टिस लुक,
इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है कि जस्टिस कैसे दिखता है, इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि हाउ डज अ मैन एक्ट, कि एक इंसान कैसे एक्ट करता है इन हिज फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था में। तो पांचवी अवस्था में वो कैसे एक्ट करता है इसको भी पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, पांचवी अवस्था आपकी जस्टिस एज है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि पांचवी अवस्था को देख करके वो सोल्जर एज लिख आते हैं या फिर लास्ट एज लिख के आ जाते हैं, तो एक समस्या हो जाती है। आपको वो सीधा प्रश्न पूछ करके इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा पांचवी अवस्था ही जस्टिस एज है, और जस्टिस एज में आदमी के आपको क्या क्या बताना है, आपको पता है कि उसके बेली के बारे में बताना है, पेट के बारे में बताना है, उसकी कैपॉन के बारे में बताना है, उसकी आईज के बारे में बताना है, आपको उसकी बियर्ड के बारे में बताना है ना। इसके बाद आपके उसके वॉइस सॉस बताने हैं, फिर मॉडर्न एग्जांपल्स बताने हैं। और ये बिहेवियर में भी आ सकता है कि क्या क्या व्यवहार वो उसके होते हैं। तो व्यवहारों में आप बता देंगे कि भैया वो बिल्कुल फॉर्मल लोग रखने लगता है, उसकी आंखें बड़ी गंभीर हो जाती है, वो जब भी कुछ बोलता है तो बड़े मॉडर्न स्टेटमेंट देने लगता है, बौद्धिक कहावतें बोलता है। तो इस तरह से ये हमारा छठा स्टेंजा और पांचवी स्टेज हुई। ठीक है, अब हम आते हैं आपके छठी स्टेज पर और सातवें स्टेंजा पर। द सिक्स्थ स्टेज shifts a man into a lean and sleepered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose well shaped, a world too wide. His big manly voice turning again into childish trouble pine. ये सेकेंड लास्ट स्टेंजा है। ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेंजा है। इसमें वोकैब थोड़ी टफ है, तो वोकैब देखते हैं। चलो हम इसकी वोकैब देखते हैं। शिफ्ट्स मानी होता है बदलना, चेंज करना, ठीक है ना, या फिर मूव करना, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लीन यानी होता है फीबल, दुबला पतला, फीबल, इसको फ्रेल भी बोलते हैं, फ्रेल, दुबला पतला, ये लिख लिया दुबला पतला, ठीक है। स्लीपर्ड माने होता है चप्पल पहने हुए। बिल्कुल मैं सीधी है और सिंपल वर्ड्स में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। चप्पल पहने हुए। पेंटालून यानी होता है ट्राउजर्स, पायजामा, ट्राउजर्स। स्पेक्टिकल्स यानी जानते हैं आप, चश्मा होता है जिसको हम गोगल्स भी बोलते हैं, ग्लासेस भी बोलते हैं, ये ग्लासेस लिख दिया। अच्छा, नोज, नाक, पाउच, पाउच यानी थैला होता है, एक लूज शेप होती है। यूथफुल यानी अवस्था की, और होज माने होते हैं कपड़े, ड्रेस, तो हम जैसे हम ड्रेस बोलते हैं उसको होज भी बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड टू वाइड सिंपल वर्ड है। बिग मैनली वॉइस, मैन से बना है पुरुष से, और पुरुषों जैसी आवाज। टर्निंग अगेन इनटू चाइल्डिश ट्रबल पाइप, ट्रबल यानी होती है तुरही, जो शादी विवाहों पर बजाई जाती है, ट्रबल पाइप कहते हैं उसको, तुरही कहते हैं, बच्चों जैसी। देखो इसकी मीनिंग देखो आप, कि जैसी छठी अवस्था आती है, इस अवस्था में बुजुर्ग हो जाता है आदमी थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस अवस्था में आकर के वो थोड़े जो शरीर है उसका सिकुड़ जाता है, और जो उसके कपड़े जो युवा अवस्था में वो पहना करता था वो थोड़े से ढीले ढाले उसकी बॉडी पर लगते हैं। उसकी आवाज में क्या परिवर्तन आते हैं, उसकी और फिजिकल जो पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो यहाँ पर पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, छठी अवस्था बदल देती है एक इंसान को एक दुबले पतले और चप्पल पहने हुए पायजामेदार व्यक्ति में। मतलब चप्पल पहने हुए पायजामेदार व्यक्ति मतलब उसकी जो स्किन है वो पैक नहीं रहना चाहती, वो ओपन रहना चाहती है, वो हवा से ज्यादा कांटेक्ट में रहना चाहती है, तो वो चप्पल पहनने लगता है। देखो विलियम शेक्सपियर जो है ना, जब भी कोई कैरेक्टर को यूज करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई इसके पीछे हिडन मीनिंग होता है। तो ये जो जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं,
यहाँ पर जैक्स खुद एक ऐसा कैरेक्टर है, यानी कि जैक्स ने जो पॉइंट बोली है, ये जो स्टेंजा जो बोला है, इसमें खुद वैसा ही कैरेक्टर ये प्ले कर रहा है। अब बोलते फिल्मों में जोकर आते हैं या नाटकों में जोकर आते हैं, फिल्मों में कॉमेडियंस होते हैं, जैसे कि जॉनी लीवर है, कादर खान थे पहले, अभी भी जैसे राजपाल यादव हैं। तो ये जो क्या है, ये कॉमेडियंस हैं, ये क्या करते हैं, आपको हंसाने का काम करते हैं, मॉकिंग करने का काम करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस अवस्था में आकर के इंसान हंसी का पात्र बन जाता है, यानी कि लोग इसकी हंसी उड़ाने लगते हैं कि इतना भी नहीं दिखता आपको क्योंकि उसकी आंखें कमजोर पड़ जाती है, अरे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्योंकि उसकी बोली थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, अरे आप तो बहुत ऐसे लग रहे हो जैसे मानो किसी जोकर के ऊपर कपड़े पहना दिए हो, तो इसका मतलब उसका जो शरीर है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इज यूथफुल होज वेल शेप्ड ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर इज श्रंक शैंक, इसमें एक लाइन और रहेगी, फॉर इज श्रंक शैंक। इसको देखते हैं क्या है, श्रंक मानी होता है सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ा हुआ। श्रिंक जानते हैं ना, श्रिंक, श्रिंक यानी सिकुड़ना, तो इसकी पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, सिकुड़ा हुआ। और ये है शैंक मानी बॉडी, शरीर। आप बॉडी का केवल फिजिक जानते होंगे, फिजिक यानी शरीर होता है, बॉडी यानी शरीर होता है, और आज से एक नया वर्ड और है शैंक, जिसे आप याद कर सकते हो, शैंक यानी भी शरीर होता है। कार्पस यानी भी शरीर होता है, CARPUS, ये भी शरीर होता है। तो देखिए कि छठी अवस्था में आते ही इंसान एक दुबला पतला और चप्पल पहने हुए एक पायजामेदार व्यक्ति में बदल जाता है, विद स्पेक्टिकल्स और नोज, उसकी नाक पर चश्मा आ जाता है। नाक पर चश्मा आने का मतलब उसकी आंखें क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और पाउच ऑन साइड, और यहाँ पर थैलेनुम आकृति बन जाती है, यहाँ भी बन जाती है, डबल डबल तो चेन हो जाती है, गाल लटक जाते हैं, गले 3-4 हो जाते हैं, और नाकों की यहाँ से ये स्किन है ये भी लूज हो जाती है, आंखों की भौहें नीचे आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, पाउच बन जाते हैं उसके चेहरे पर। हिज यूथफुल होज, और उसकी युवावस्था के जो कपड़े थे, यानी कि युवावस्था में जो पहना करता था उन्हें, जो कपड़े उसने अच्छे से बचा के रख रखे थे, ए वर्ल्ड टू वाइड, वो भी दुनिया के बराबर बड़े लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया उसमें समा जाएगी। क्यों? कपड़े बड़े नहीं हुए, उसकी स्किन क्या हो गई है, वो बिल्कुल टाइट, वो लूज हो गई है, वो बहुत ही, उसकी जो फिजिक है वो बहुत कमजोर हो गई है। फॉर हिज श्रंक शैंक, उसके सिकुड़े हुए शरीर पर वो जो कपड़े हैं वो बड़े वाइड लगते हैं, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी बड़ी जो पुरुषों जैसी आवाज थी, जस्टिस एज में, वो पुरुषों जैसी आवाज अब बच्चों जैसी तुरही की आवाज में बदल जाती है। कहने का मतलब वो बारीक हो जाती है, मही हो जाती है। अब देखो, आपको पता है, कहते हैं कि इंसान के जीवन में 2 बार बचपन आता है, एक तो जब जन्म लेता है उसके बाद, और एक मरने से जस्ट पहले। अब हम सेकंड चाइल्डनेस की तरफ जा रहे हैं, हम सेकंड चाइल्डहुड की तरफ जा रहे हैं। तो उससे पहले इस स्टैंजा को आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। William Shakespeare in the 7th stanza or the second last stanza of the poem wants to say that in the 6th age a man shifts into a very lean and sleeper trousers bearing man, and he becomes very thin or feeble, and he has very weak eyes, or he starts losing the eyesight. That's why he wears spectacles on his nose, and his skin loses the texture. That's why it becomes very loose. And his youthful hose that he had saved very well, and now when he wears all the clothes that he used to wear in his youth age, look very worldwide. It means his physique, his body has shrunk now. He has a very weak and thin body. That's why his clothes are very loose on his body. And his big manly voice, it means his harsh and rough voice that he used to have in his justice age now turns into childish trouble mind. And that means it becomes very thin and whistles in his sound. WHISTLES in his sound. अब whistle का मतलब जानते हैं? whistle मानी होती है सीटी। अब जब भी वो बोलता है तो उसके मुंह से सीटी निकलती है। क्यों? क्योंकि उसके दांत जाने लग गए हैं और उसके दांतों के बीच में गैप हो गया है। तो जब वो बोलता है तो उसके मुंह से हवा ज्यादा निकलती है और साउंड कम निकलते हैं। इसीलिए नाउ व्हेन ही स्पीक्स whistling sound comes out of his mouth. He is unable to speak out each and every word clearly. तो यहाँ पर आकर के ये आपका जो सेकंड लास्ट स्टैंजा है वो कंप्लीट हुआ है। अब मैं लास्ट स्टैंजा की तरफ चल रहा हूँ और लास्ट स्टैंजा को देखेंगे। इसमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे कि विच इज द 6th स्टेज ऑफ मैंस लाइफ। तो आपको बताना पड़ेगा
कि एक पेंटालून की स्टेज छठी अवस्था होती है। तो हाउ डज ए मैन लुक इन हिज सिक्स्थ स्टेज, और एक आदमी अपनी छठी अवस्था में कैसे दिखता है, ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा दूंगा, शायद आज नहीं तो कल। तो आप इनको होमवर्क में कर लेना। फिर हमारी एक लास्ट पॉइंट बचेगी जिसको हम पढ़ाएंगे। तो ये लास्ट स्टेंजा लिखेंगे, एट लास्ट, एट लास्ट, द लास्ट, ऐसे है ये, द लास्ट सीन ऑफ ऑल, द लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends, that is the strange eventful history, eventful history is the second childishness, and near oblivion. Sense eyes, sense teeth, sense taste, and sense everything. चलो इसकी अब वोकैब देखते हैं। लास्ट स्टेंजा ये खत्म हो जाएगी, इसके बाद पॉइंट। और देखिए द लास्ट सीन, सीन यानी तो जानते हैं आप, दृश्य होता है, व्यू। आप जब वोकैब लिखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखेंगे, मैं दोनों में लिख रहा हूं। एंड्स माने होता है समाप्त करना, फिनिशेस समाप्त करता है, फिनिशेस। स्ट्रेंज यानी होता है ऑड, विचित्र। ये अनयूजुअल भी होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होता है, ये एग्जॉटिक भी होता है, बहुत होती है, वीड भी होता है, क्वीर भी होता है, फ्रीक भी होता है। तो अजीब के तो बहुत मीनिंग है, लेकिन अपन ऑड लिखेंगे। हिस्ट्री इवेंटफुल मानी जानते हो, घटनाओं से भरा हुआ। हिस्ट्री यानी इतिहास। सेकंड चाइल्डिशनेस बचपन होता है। मियर यानी केवल, ओनली, केवल। ऑब्लिवियन यानी होता है विस्मृति, भुलावा, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, भुलावे की जो हम कहते हैं ना कि जैसा आदमी भूल जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है भूलना शुरू हो जाता है। सेंस यानी होता है वीक, कमजोर। आईज कमजोर, दांत कमजोर, स्वाद और कमजोर हर चीज। इस तरह से पॉइंट है। देखिए कि जो अंतिम दृश्य आता है, मतलब मानवीय अवस्था का अंतिम स्टेज, जब एक्टर अपनी भूमिका को कंप्लीट करके जा रहा होता है, तो लास्ट स्टेज में वो कैसा नजर आता है। तो देखिए अंतिम अवस्था में, जो सबकी अंतिम अवस्था है, ये समाप्त कर देती है उस विचित्र घटनाओं से भरे इतिहास को। विचित्र घटनाओं से भरे इतिहास मतलब हमने जो अपना हिस्ट्री जिया, 60 साल का, 70 साल का, कई लोग तो सेंचुरी पूरी कर जाते हैं। तो उन्होंने जो इतिहास दिया अपने जीवन काल का, वो हिस्ट्री कैसी रही, वो पूरा की पूरा जो घटनाओं से भरा इतिहास था, वो जो बड़ा विचित्र रहा होगा। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें हम, तो वाजपेयी साहब जब अपने अंतिम दिनों में थे तो सब कुछ भूल गए थे। आडवाणी साहब को नहीं पहचान पाए थे, अब्दुल कलाम साहब को वो बिल्कुल ही भूल चुके थे, मोदी जी को तो जानते ही नहीं थे लास्ट में, यानी कि वो अधिकांश लोगों को भूल चुके थे। और आपको पता है कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति रहे थे। यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में भाषण उन्होंने दिया। इसके अलावा अटल जी जो थे, वो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी छवि रखते थे, कवि थे जिनको बड़ी बड़ी कविताएं याद रहती थी। वो व्यक्ति लास्ट में ये भूल गया कि मेरा नाम क्या है। तो कहने का मतलब हमने अपना इतिहास बड़ा घटनाओं से भरा हुआ बिताया हुआ होता है, लेकिन इस अवस्था में आकर के सब कुछ भूल जाता है इंसान। तो पॉइंट ये पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये दूसरा बचपन है, क्या हम इसे दूसरा बचपन कहेंगे या फिर इसे बुलावे की बीमारी कहेंगे, कि केवल बुलावे की बीमारी है, इंसान को लगी जाती है। ये तो एक सस्पेंस है, संदेह है। आप इसको दूसरा बचपन भी कह सकते हो, बुलावे की बीमारी भी कह सकते हो। दरअसल इसे सठियापा कहते हैं। सठियापा मतलब इसमें बुद्धि सटक जाती है। इसको हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डॉटेज, सठियापा। इसको इंग्लिश में डॉटेज के अलावा सेनिलिटी भी बोलते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट वर्ड है, एसएससी वगैरह एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। सेनाइल एज भी बोलते हैं इसको, लेकिन आपको डॉटेज याद रखना है। तो क्या ये दूसरा बचपन है या फिर केवल बुलावे की बीमारी है? क्योंकि इस अवस्था में आकर के आंखें कमजोर पड़ जाती है, दांत भी कमजोर पड़ जाते हैं, स्वाद तो बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाता है। अगर मूल भी छील के देना तो उसका भी टेस्ट नहीं है।
एंड सेंस एवरीथिंग, और हर चीज कमजोर पड़ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अवस्था बिल्कुल उसकी मरणासन अवस्था है, और इस अवस्था के बाद नई कोई अवस्था आने वाली नहीं है। तो विलियम शेक्सपियर ने इस तरह से 7 अवस्था को डिफाइन किया है। ये लास्ट स्टैंजा आप एक बार इंग्लिश में समझ लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएट says that in the last stage of man's life a man becomes very thin, very feeble, very weak, and he is now at the decaying stage of his life, and he just standing at the edge of the barrel where he can be pushed inside by the slow moving air of time. समय की धीमी गति से चल रही हवा के द्वारा भी उसे उस कुएं में गिराया जा सकता है। Now the poet says that in this age a man forgets everything about his past life. The poet asks his readers, is this second childishness, and can you call it the disease of forgetfulness? It depends on the reader's views. The poet is unable to give the answer to this question, that's why he asks the question to his readers. Now in this age the man becomes a man loses everything. His senses do not work properly. His eyes become very weak. His teeth, he starts losing his teeth, and the taste is not in his tongue. That's why his all senses and physical capacity now leave his company. ओके, दिस इज द एंड ऑफ द पॉइंट। अब लास्ट स्टेज में अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो ऐसा पूछेगा, व्हिच इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ एंड हाउ डज द मैन बिहेव इन द लास्ट स्टेज। और अब हमारी जो अगली वीडियो होगी वो इनके क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन पर होगी। वैसे तो इनके क्वेश्चन आंसर तो मैं डिस्कशन कर चुका हूं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट की जो वीडियो है वो अपलोड करूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा।